नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री डोईवाला में करेंगे बनी सूर्यधार झील का उद्घाटन। झील से पेयजल के साथ ही सैकड़ों गांव को मिलेगा सिंचाई का पानी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार का 28-29 नवंबर को उत्तराखंड का दौरा। कार्यकर्ताओं से मुलाकात और नड्डा के आने की तैयारियों का लेंगे जायजा। राजधानी देहरादून में उत्क्रांत युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया कार्यकारिणी का विस्तार। बड़ी संख्या में युवाओं को सौंपे गए दायित्व। देहरादून के सभी 100 वार्डों में बनाई जाएगी स्वच्छता सेना। हर वार्ड से शामिल किए 10 लोगों को गंदगी फैलाने पर चालान काटने का भी मिलेगा अधिकार। राजधानी में सहस्त्रधारा रोड स्थित एचडीएफसी बैंक की 10वीं शाखा का किया गया उद्घाटन। नगर आयुक्त विनय पांडे सहित बैंक स्टेट हेड कार्यक्रम में शामिल। एडवेंचरस ट्रिप पर आने जाने वालों के स्वागत के लिए एक बार फिर से तैयार हुई देवभूमि। प्रदेश के सभी जिलों में बनाए जा रहे टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। आपको बता दें कि एक महीने पहले ही अहमद पटेल कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। इसकी जानकारी अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल को दी गई। बुधवार अहमद पटेल का निधन हो गया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल लंबे वक्त से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनके निधन पर गहरा दुख जाहिर किया है। और खबर रानीखेत से, जहां नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट बूढ़ी दिवाली मनाने के लिए अपने पैतृक गांव द्वारहाट के थनखल गांव पहुंचे। वहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और महिलाओं ने उनके लिए मंगल गीत गाए। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि बाहर रह रहे लोगों को साल में एक त्यौहार अपने पैतृक गांव में मनाना चाहिए। साथ ही पूरे देश और प्रदेश वासियों को एक गिलास और बूढ़ी दिवाली की बधाइयां भी दी। इगास हमारे गढ़वाल में और बूढ़ी दिवाली हमारे कुमाऊं में। ये त्योहार सब जगह होता है। ये ऐतिहासिक त्योहार है। कई किंवदंतियां हैं इसमें। माधो सिंह भंडारी जी से भी जुड़ी हैं। और अयोध्या से 11 दिन बाद प्रभु राम के वापस आने की खबर मिली थी, क्योंकि उस समय संचार के माध्यम नहीं थे उत्तराखंड में। तब यहाँ खुशी मनाई जाती है। तो इसलिए आज हम एक किस्म से दिवाली ही मनाते हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल पर देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए गहरा दुख जाहिर किया। वहीं इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा से ही मंत्री पद को प्राथमिकता और देते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम किया है। अहमद पटेल जी के आकस्मिक निधन से जो है इस राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है और मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में उसकी भरपाई असंभव है। उन्होंने जिस तरीके से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, सांसद के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, उन्हें कई बार जो है जब कांग्रेस की सरकार आई मंत्री बनने का भी अवसर मिला, लेकिन उन्होंने सदैव जो है मंत्री पद को जो है ठुकराते हुए कांग्रेस संगठन में रहते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से आगामी कुंभ मेले के संबंध में तैयारी की विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र 2 दिसंबर तक पेश करने को कहा है। वहीं मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत, न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी खंडपीठ में हुई और अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि नियत की गई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के देहरादून निवासी सचिनंदन दबराल, अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने क्वारंटीन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे
प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिका दायर की थी। तो कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देखिए, कोविड के केसेस जो है वो और बढ़ रहे हैं और देहरादून में अभी रिलेटिवली कोविड के उतने केसेस नहीं हैं। तो हमारा कंसर्न ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें उनके माध्यम से अंदर और ज़्यादा कोविड फैल नहीं जाए। उसके लिए अभी जो बॉर्डर पर टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करी गई है और अभी एक इसमें जो आसा रोड़ी का बॉर्डर है और इसके अलावा कुल्हाल बॉर्डर पे, रेलवे स्टेशन पे, ISBT पे और देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के चलते स्थानीय बाजारों के लिए निर्धारित तिथि को साप्ताहिक बंदी के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश नगर मजिस्ट्रेट सहित संबंधित उप जिलाधिकारी को दिए हैं। बता दें कि साप्ताहिक बंदी में सिर्फ जरूरी सेवाएं, फल सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप जैसी सर्विसेज और दवाइयों की दुकानों को ही खुला रखने की छूट दी गई है। आदेशों का उल्लंघन में स्थिति में महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कोविड के केसेस जो है वो और बढ़ रहे हैं और देहरादून में अभी रिलेटिवली कोविड के उतने केसेस नहीं हैं। तो हमारा कंसर्न ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें उनके माध्यम से अंदर और ज़्यादा कोविड फैल नहीं जाए। उसके लिए अभी जो बॉर्डर पर टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करी गई है और अभी एक इसमें जो आसा रोड़ी का बॉर्डर है और इसके अलावा कुल्हाल बॉर्डर पे, रेलवे स्टेशन पे, ISBT पे और एयरपोर्ट पे ये हमारा चल रहा है। राय वाला बॉर्डर हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर नहीं है क्योंकि उधर हरिद्वार का बॉर्डर इंटर स्टेट होता है। और रुद्रप्रयाग में 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में बीते 3 दिनों से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण धाम में 4 फीट बर्फ जमा हो चुकी है। साथ ही पुनर्निर्माण कार्य भी बुरी तरह से प्रभावित है। भारी बर्फबारी के कारण सभी निर्माण कार्य बर्फ से ढक चुके हैं। धाम में कड़ाके की ठंड के कारण 40 से ज्यादा मजदूर धाम छोड़कर सोनप्रयाग लौट गए हैं। बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते समय भारी बर्फबारी होना शुरू हो गई थी। तब से लेकर धाम में बर्फबारी होने पर लगी है और बीते 3 दिनों से हर दिन धाम में जबरदस्त तरीके की बर्फबारी देखने को मिल रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और भूमाफियाओं की नज़र अब खेत खलिहानों और बाग बगीचों के बाद जंगल के रूप में विकसित साल के बेशकीमती पेड़ों पर पड़ चुकी है। एक ऐसा ही मामला विकासनगर से सामने आया जिसमें बिना अनुमति काटे गए 52 साल के पेड़ की लकड़ी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले में भूस्वामी सहित पेड़ कटान मामले में शामिल 6 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि लगातार बढ़ते जमीनों के भाव और राजधानी देहरादून से लगता पशुपालन क्षेत्र भूमाफियाओं के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, जिसके चलते भूमाफिया नियमों को ताक पर न केवल काश्तकारों से औने पौने दामों में कृषि और बागान की भूमियां खरीद मनमाने ढंग से अवैध प्लाटिंग कर लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। इसको हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि राजावाला में कुछ व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित साल के पेड़ को काट रहे हैं। सूचना पे हम मौके पे पहुंचे, जहां मौके पे हमारे द्वारा पाया गया कि 52 साल के पेड़ काट दिए गए हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उनको ले जाने का प्रयास किया गया है। उनके 82 टुकड़े कर दिए गए थे और मौके पे हमारे द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ उनकी पिकअप जिसमें वो ले जाने का प्रयास कर रहे थे उसे हमने अपने कब्जे पुलिस लिया गया है। और मौके पर हमने पाया गया कि इससे पूर्व भी वहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं। मौके पर हमारे द्वारा वन दरोगा को मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा तस्दीक करके बताया गया कि ये पेड़ प्रतिबंधित है, इनको काटा नहीं जा सकता है। और खबर देहरादून से, खता धर्मचूक स्थित सोंग नदी में लगातार अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक सैकड़ों बेशकीमती पेड़ अवैध खनन की भेंट चढ़ गहरी खाइयों में दफन हो चुके हैं। नदियों में बने गहरे गड्ढे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही सरकार के राजस्व को ही हर रोज लाखों का चूना भी लगा रहे हैं। वह नदियों में माफ कीजिएगा, नदियों में बने गहरे गड्ढे बड़े हादसे का न्योता दे रहे हैं।
यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चार मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी। और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला विधानसभा की शिला चौकी में बनी सूर्यधार झील का उद्घाटन 29 नवंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और झील से पीने के साथ खेतों की सिंचाई के लिए सैकड़ों गांव को पानी मिलेगा। उद्घाटन को भव्य और यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायक और जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण प्रस्तुति देंगे और पर्यटक स्थल के रूप में भी सूर्यधार झील को तैयार किया गया है। आपको बता दें, गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊजी के नाम पर झील का नामांकन भी होगा। ये हमारी 10वीं शाखा है देहरादून में और हम सारी सुविधाएं लेके आए हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए, जैसे डिजिटल बैंकिंग, लोन की सुविधाएं, जो दुकान हैं, दुकान वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए छोटे छोटे लोनों की सुविधाएं, उसके अलावा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, जितनी भी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो इस ब्रांच के थ्रू हम लोग सब कुछ यहाँ के लोकल जनता के लिए लेके आए हैं। एंड मुझे बहुत विश्वास है कि इस ब्रांच से यहाँ के स्थानीय निवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। HDFC बैंक की देहरादून जो अर्बन एरिया है उसमें 10वीं शाखा का उद्घाटन किया गया है और ये सहस्त्रधारा रोड पर खोला गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था क्योंकि ये रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल मिक्स्ड है। HDFC बैंक का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम लोग भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इनकी शाखाएं बढ़ रही हैं। इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि देखिए चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट हो, एज ए कंज्यूमर लोगों को अच्छी सर्विसेज चाहिए। और राजधानी देहरादून में आज सहस्त्रधारा रोड स्थित HDFC बैंक की 10वीं शाखा का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे सहित बैंक स्टेट हेड गौरव जैन ने दीप प्रज्वलित कर सभी अधिकारियों को बधाई दी।
वहीं मीडिया से बातचीत में विनय शंकर ने बताया कि HDFC बैंक की सेवाएं काफ़ी अच्छी हैं, जिसके चलते देहरादून में बैंक की शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक प्रबंधक सारिका गुप्ता का कहना है कि ये HDFC बैंक की 10वीं शाखा है। उनका कहना है कि बैंक के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग और लोन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए तथा घायलों को 20 लाख रुपए अविलंब मुहैया कराया जाए। साथ में और अगर इसकी उचित कार्रवाई इस पर नहीं को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए तथा घायलों को 20 लाख रुपए अविलंब और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर देवभूमि आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बता दें कि उत्तराखंड के सौहार्द देश सौंदर्यता और देश विदेश में विख्यात है और अब इसमें थोड़ा मज़ा और लगने वाला है। रिपोर्ट देखिए। जब भी आप या कोई भी किसी छुट्टी की योजना बनाता है तो सबसे पहले उन्हें हिल स्टेशनों की याद आती है। ऐसे में हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भीड़ हो जाती है और कभी कभी ये आपके शांति और दुनिया से दूर प्रकृति के बीच मनाई जाने वाली छुट्टी में खलल डालता है। आपको नहीं लगता ऐसा? कोई बात नहीं। अगर आपको कोई अलग ऐसे हिल स्टेशनों की सैर पर जाना है जहां आप भीड़ भाड़ से दूर बस प्रकृति की गोद में समा जाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए उसका भी हल है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। बता दें, उत्तराखंड अपने सौंदर्य के लिए पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जाना जाता है। उत्तराखंड की सौंदर्यता देश विदेश में विख्यात है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जा रही है, जिसको लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक टिहरी झील का विस्तार भी है। महाराज का कहना है कि झील बनाने के लिए चाइनीज निवेश होगा या नहीं, इस पर संदेह है कि चाइनीज कंपनी या बैंक इसमें निवेश करेंगी या नहीं, क्योंकि टिहरी झील एक बहुत बड़ी झील है। साथ ही ये आकर्षण का केंद्र भी है, जिसके लिए वर्ल्ड क्लास टेंडर्स प्लॉट किए जाएंगे। साथ ही वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर को भी बुलाया जाएगा। चाइनीज़ कंपनी और चाइनीज़ बैंकों के प्रति थोड़ा सा मेरा संदेह है, क्योंकि टिहरी झील बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। एक तो आकर्षण का केंद्र है, बहुत बड़ी झील है, पहाड़ों में इतनी बड़ी झील नहीं है। उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी मेजर्स भी हमें लेने हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डैम है और उसमें सिक्योरिटी मेजर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारा टिहरी झील जो है वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने और उसके लिए हमारा ये प्रयास होगा कि वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट किए जाएं, जिससे कि दुनिया के अच्छे से अच्छे जो डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो आकर के इसको प्लान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारा, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि टिहरी झील वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने, तभी ये वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बन पाए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount
Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी देहरादून में उक्रांत युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को दायित्व सौंपे गए। वहीं इस दौरान राजेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य के युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर छलावा किया गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि गुलर में जो पुल टूटा है वो राज्य के लिए आर्थिक क्षति के साथ साथ कार्यरत मजदूरों के लिए भी दुखद है। इसमें 2 मजदूर मारे गए और 12 मजदूर घायल हुए हैं, जिसको लेकर कार्यदायी संस्था हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को शीघ्र 50 लाख और घायलों को 20 लाख का मुआवजा राशि दे। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए तथा घायलों को 20 लाख रुपए अविलंब मुहैया कराया जाए। साथ में और अगर इसकी उचित कार्रवाई इस पर नहीं। और एकादशी के पर्व पर रुद्रप्रयाग जिले के अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम स्थल पर देव निशानों और पांडवों के अस्त्र शस्त्रों की पूजा शुद्धिकरण के साथ ही भरदार क्षेत्र के तरवाड़ी गांव में पांडव लीला शुरू हो गई है। बताया जाता है कि स्वर्ग जाते समय पांडव अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किनारे होकर स्वर्गारोहिणी गए थे। जहां से पांडव गुजरे उन स्थानों पर विशेष रूप से पांडव लीला आयोजित होती है। रिपोर्ट देखिए। प्रत्येक वर्ष नवंबर से लेकर फरवरी तक केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन होता है। खरीफ की फसल कटने के बाद एकादशी व इसके बाद से इसके आयोजन की पौराणिक परंपरा है। जिला मुख्यालय से जुड़ी हुई ग्राम सभा दरमोला की बात करें तो यहाँ पर हर वर्ष पांडव नृत्य का आयोजन एकादशी पर्व पर होना तय है। पांडवों के अस्त्र शस्त्रों में बाणों की पूजा की परंपरा मुख्य है। ग्रामीणों के अनुसार स्वर्ग जाने से पहले भगवान कृष्ण के आदेश पर पांडव अपने अस्त्र शस्त्र पहाड़ में छोड़कर मोक्ष के लिए स्वर्गारोहणी की ओर चले गए थे। अपनी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडव लीला का मंचन होता है। यद्यपि पूरे उत्तराखंड में पांडव लीला लोक नृत्य की परंपरा है, लेकिन हमारे भरदार क्षेत्र के 4 गांवों में, जिसमें मुख्यतया दरमोला, तरवाड़ी, स्वीली और सेम है, इन गांवों की अपनी अनोखी परंपरा है जो हमारे पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में हमें सौंपी गई है, जिसका आज तक हम निर्वहन कर रहे हैं। केदार घाटी के भरदार क्षेत्र में पांडव नृत्य की एक अनूठी परंपरा है। यहाँ प्रतिवर्ष एकादशी पर्व पर देव निशानों के गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य का आयोजन सदियों से चला आ रहा है। एकादशी का पर्व इसलिए शुभ माना गया है कि इस दिन भगवान नारायण एवं तुलसी विवाह संपन्न हुआ था। स्कंद पुराण के केदार खंड में पांडव काल का पूरा वर्णन मिलता है। इससे जहां एक ओर ग्रामीण अपनी अटूट आस्था के साथ संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भावी पीढ़ी भी इससे रूबरू करा रहे हैं। आषाढ़ मास के प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी और आज देवोत्थान एकादशी है। 4 माह नारायण क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और 4 वर्षों के पश्चात जो इष्ट देव भगवान नारायण बद्री विशाल है, जो आप नीचे प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, वो 4 वर्षों के पश्चात आज देवोत्थान एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं। सारे मंगल कार्य होते हैं, चहुर दिशाओं में हर कुछ जो हम लोगों के मंगल कार्य करने होते हैं, विवाह का होता है, मुंडन इत्यादि होता है, जो हिंदू सनातन धर्म परंपरा का जितना भी कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ किए जाते हैं।
केदार घाटी के ग्राम पंचायत दरमोला में पांडव नृत्य का आयोजन सदियों से होता आ रहा है। यह एक ऐसा गांव है जहां प्रतिवर्ष देव निशानों के गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य की परंपरा है। ऐसे पौराणिक संस्कृति को बचाना हम सभी का धर्म होना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी भी रूबरू हो रही है। एकादशी पर्व को शुभ माना जाता है। इस पर्व के बाद शादी, ब्याह, मुंडन सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में रोगियों के उपचार के लिए आर्टिफिशियल सांस लेने का उपकरण वेंटिलेटर विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत के सौजन्य से अमित जुबली ने चिकित्सा प्रभारी बड़कोट डॉक्टर अंगद राणा को वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए हैं। वेंटिलेटर का उपयोग मरीजों को सांस लेने में अगर परेशानी होती है तो वेंटिलेटर के द्वारा आर्टिफिशियल सांस यानी सांस से सांस बनाने के लिए उपयोग होता है। इस उपकरण के द्वारा रोगों का इलाज सरलतापूर्वक किया जा सकता है। और आगामी कुंभ मेले की तैयारी को लेकर ऋषिकेश में संत समाज की बैठक हुई। साधु संतों ने आने वाले कुंभ में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की। संत समिति के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि आगामी कुंभ मेले की तैयारी को समय से पूरा किया जाए ताकि आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। सभी सुविधाओं को सरकार संतों के लिए प्रदान करे। वहीं ऋषिकेश संत समिति के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो कोरोना टेस्टिंग की घोषणा की गई है, इससे कुंभ मेले पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। हम सबको डिस्टेंसिंग की बात करेंगे, मास्क की बात करेंगे। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि कोरोना को किसी भी तरह से रोका जाए। देखिए, यदि सरकार ये घोषणा करेगी टेस्टिंग की, तो आप तो इस मेले के आयोजन को फेल करना चाहते हैं। आपने तो इतना गलत स्टेटमेंट दे दिया कि पूरे देश में गलत मैसेज चला गया है। मैं तो मुख्यमंत्री जी के जो घोषणा है उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया तुरंत इसको वापस लें और ऐसा कोई कृत्य सरकार न करे जिससे मेले के आयोजन में कोई भी बात। और खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में बैठक की। उस मौके पर 8 राज्यों में जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इसको नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संगठित प्रयासों से देश में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है। और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।